Radiation and dual nature. Dual nature of matter. Radiation and dual nature of matter. विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये हमारा 11वां अध्याय है। आइए समझते हैं। इस चैप्टर का मतलब पहले समझ लीजिए। रेडिएशन शब्द जो आ रहा है इसमें, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर आ रहा है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? वैसे हम रेडिएशन के बारे में बहुत बार आपको बता चुके हैं। रेडिएशन का मतलब सीधा सीधा है कि अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु है, अगर वो अपने में से विद्युत चुंबकीय तरंग निकाल रहा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल रहा है, तो हम इस चीज को ही रेडिएशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लगे हुए बल्ब से लाइट निकल रही है, और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बोलेंगे। रेडिएशन केवल प्रकाश की वजह से ही नहीं होता है। गर्मी के मौसम में अगर आपको गर्मी लग रहा है, तो सूर्य के साथ आने वाले इंफ्रारेड जो होते हैं, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं, वो दिखाई तो नहीं देते, पर उनके जरिए हमारे शरीर पर जब ये पड़ता है तो हमें गर्मी का आभास होता है। माइक्रोवेव, इसके अलावा जब हम फ़ोन से बात कर रहे होते हैं या फ़ोन से इंटरनेट चला रहे होते हैं, तो उस समय भी हमारे फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, जिसको हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। जब आप किसी को डाटा शेयर करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ से, या फिर आप वाईफाई का यूज करते हैं, तो उसमें भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं। यानी कि हम कोई भी डाटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो या फोटो हो। जब हम व्हाट्सएप से किसी चीज़ को मैसेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने मोबाइल के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं, और एक मैसेज जो है या दो मैसेज, अनगिनत मैसेज जो है, हम दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ये भी रेडिएशन ही है। रेडिएशन का मतलब ही हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेट करना और वो चारों तरफ फैलना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खासियत है कि अगर वो कहीं जनरेट हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। जिस जगह पर वो निकलेगा, वो चारों तरफ का मतलब होता है पूरी तरह से। एक पॉइंट है तो पॉइंट के चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे। जैसे मोबाइल है हमारे पास, तो मोबाइल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, हर तरफ, वो चारों तरफ डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस तरह से हमारा सिग्नल जो है, अब आप किसी भी घर में किसी भी कोने में लुका जाओ, अगर कोई टावर है अगर, और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे क्या कर रहा है कि रेजोनेंस कर ले रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं भी आपका चारों तरफ फैलेगा और हमारा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से पहुंच पाता है। कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी आप ये समझ लीजिए, रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फैलना चारों तरफ, हर डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग ये समझ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, द्वैत प्रकृति। द्रव्य की, यहाँ पे द्रव्य है, द्रव्य, द्रव्य मतलब कि पदार्थ, पदार्थ की दो प्रकृति। अब यहाँ पे इस डबल नेचर का मतलब क्या है, इस चीज को समझिए। जब हाइगेंस ने कहा कि लाइट जो होती है वो एक वेव होती है, और ये वेव के रूप में ही आगे संचरित होती है। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि चलिए अच्छी बात है, अगर ये वेव होती है तो आप साबित करके बताइए। तो उन्होंने परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण एवं विवर्तन, इन चार चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया
न्यूटन ने सबसे पहली बार इसके पहले बोला था कि लाइट कोई वेव नहीं है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो उनसे ये सवाल अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि परावर्तन अपवर्तन तो ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस कैसे होता है, व्यतिकरण कैसे होता है, तो व्यतिकरण आपको अच्छी तरह मालूम है। इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब क्रेस्ट से क्रेस्ट टकराए या क्रेस्ट से ट्रफ टकराए, है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ वेव में ही होता है। वेव नेचर जो आप समझ रहे हैं, व्यतिकरण की घटना सिर्फ तरंगों में ही हो सकती है। कहीं पे साउंड का ज्यादा हो जाना, कहीं पे साउंड का कम हो जाना, तो ये ध्वनि तरंग में होता है। तो वेव नेचर, प्रकाश जो है अगर वो वेव है तो बिल्कुल सही बात है कि उसमें व्यतिकरण होगा। और ऐसा यंग ने साबित करके भी दिखाया एक्सपेरिमेंट में कि प्रकाश जब एक कोहेरेंट सोर्स हो, अगर वहां से लाइट चलते हैं तो फ्रिंज बनते हैं। और फ्रिंज किस में बनता है? फ्रिंज तो वेव में ही बनता है, लाइट वेव में। तो ये तो साबित हो गया कि लाइट क्या है, लाइट हमारा वेव है, तरंग है। इसमें कईक वैज्ञानिकों ने अपनी सहमति दी, यंग तो साबित कर दिया कि हाँ ये वेव है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये फंस गया कि ठीक है भाई, अगर ये वेव है तो आइंस्टीन कहते हैं, आइंस्टीन के अलावा लिनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, है ना, हॉलबॉक्स थे, ये सब लोग एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार प्रकाश, अब जब जैसे देखिए उन्होंने क्या किया, अब लिनार्ड नाम के साइंटिस्ट और हॉलबॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ट्यूब लिया जिसको हम लोग विसर्जन नलिका बोल सकते हैं। विसर्जन नलिका में यहाँ पे एक निर्वात पंप लगा दीजिए, है ना, और इस पंप से हम इसमें से हवा निकालेंगे तो क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। दाब करने के अलावा, कम करने के अलावा यहाँ पे एक धातु का प्लेट लगा दिए, इसको कवर कर दीजिए। यहाँ पे भी आप इसको कवर कर दीजिए और धातु का एक प्लेट लगा दीजिए और यहाँ से वायर निकाल दीजिए। इसमें हमने क्या किया कि हाई पोटेंशियल लगा दिया। हाई पोटेंशियल लगाने का मतलब हुआ हाई वोल्टेज से जोड़ देना। अब आप देखिए ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के साथ जो जुड़ा होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, और ये वाला क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, इसमें और भी जगह छोड़े गए थे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे निर्वात पंप के जरिए हमने इसमें से हवा कम कर दिया है, और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं एनोड या कैथोड, एक काम करते हैं, ये निगेटिव कर देते हैं, निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इसको कनेक्ट कर दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दिया गया। इसमें मान लीजिए कि कोई निर्वात पंप लगाया हुआ है, जिससे हम प्रेशर इसका क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो है ये बंद है, मतलब ट्रांसपेरेंट है एक तरह से। ठीक है, ये बंद भी है और ट्रांसपेरेंट है। तो इन लोगों का, लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई इसमें आप लाइट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ क्या लगा हुआ है, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल का मतलब हुआ लाखों में यहाँ पे वोल्टेज है, हजारों में भी वोल्टेज कर सकते हैं, लाखों में भी। अगर यहाँ लाखों में वोल्टेज है तो बताओ इस लोकेशन पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से अगर कोई भी हम यहाँ वायर जरा सा भी कनेक्ट करेंगे ना, अगर कोई भी तार, पतला सा तार या कोई भी तार अगर यहाँ कनेक्ट कर दें दोनों में, हटाक से वो तार जल जाएगा। कारण क्या होगा, करंट बहुत बेजोर बहेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो करंट इतना बेजोर बहेगा कि ये तार हो सकता है कि यहाँ जो तार लगाए वो जल जाए। ठीक है, शॉर्ट कर जाए बड़ी बेजोर, जिसको हम लोग शॉर्ट करना बोलते हैं। लेकिन संजोग से इस जगह पर कोई तार जोड़ा नहीं गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट में, वही खास चीज तुमको समझना है। यहाँ पर
हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दे रहे हैं, और आपको मालूम है गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? धारा की उपस्थिति। अभी बताइए, क्या धारा की कोई उपस्थिति बता रहा होगा? बिना तार के तो नहीं बताएगा। मैजिकल बात क्या थी वो समझो। जब इस जगह पर से पराबैंगनी किरण को यहाँ गुजारा गया, पराबैंगनी किरण, अब पराबैंगनी कहाँ पे होता है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पराबैंगनी में हम एक हमेशा लाइन याद रखते हैं, GX यूजुअली लिव इन म्यूजिक रूम। लाइट में भी हम याद रखते हैं कि लाइट जो है VIBGYOR, लाइट इतने पार्ट में बटा हुआ है। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। देखिए अब आप यहाँ पे समझिए VIBGYOR, VIBGYOR, इसमें आप यहाँ देखिए, ये रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव है, ये इंफ्रारेड है, और ये लाइट है, और इसके बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट। आप पढ़े होंगे कि इसमें रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है। तरंग दैर्घ्य रेड कलर का ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा किसका है? बैगनी का, वायलेट का। एकदम बढ़िया समझना, बैगनी कलर, और बैगनी में सिर्फ एक शब्द जोड़ दिया गया है, पराबैंगनी। बैगनी, पराबैंगनी। ठीक से देखो, इसके ठीक बगल में अल्ट्रावायलेट है। तुम्हें लगता है कि लाइट के बगल में अल्ट्रावायलेट है, नहीं, लाइट नहीं। लाइट में जो पराबैंगनी रंग होता है, क्योंकि इन सातों रंग से ये लाइट बनता है, श्वेत, और इसमें जो पराबैंगनी होता है इसके ठीक पहले अल्ट्रावायलेट होता है। हम अल्ट्रावायलेट क्यों बोलते हैं? पराबैंगनी, बैगनी से परे, जिसकी एनर्जी पराबैंगनी रंग से भी ज्यादा हो, बैगनी रंग से जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अल्ट्रावायलेट होती है। समझ में आया? यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी। अब आपसे हम पूछें कि बैगनी में और पराबैंगनी में किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, तो आप कहेंगे कि सर अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी, और इससे अधिक फ्रीक्वेंसी एक्स का होगा, और इससे अधिक क्या होगा? गामा का होगा। तो फ्रीक्वेंसी इस लेवल के हिसाब से ये चीज चेंज होते जाता है, सबका रेंज अपना अपना अलग अलग है। अब ध्यान से सुनो, लाइट में, लाइट से पहले आपका जो है अल्ट्रावायलेट है, जो हाई फ्रीक्वेंसी है। लिनार्ड और हॉलोक्स ने यहाँ पे पराबैंगनी किरण इस पर बारा, जैसे ही प्लेट पर पराबैंगनी पड़ा, यहाँ कांटा हिलने लगा, और कांटा जब हिलने लगा तो सब लोग एकदम अचंभित हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है, बिना तार के धारा कैसे बहेगा? यहाँ तो कोई तार नहीं है, और यहाँ हम पराबैंगनी किरण बार रहे हैं, तो धारा कैसे बहने लगा? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्या हो रहा था? तो है, क्या गड़बड़ है? देखो, जिस तरह से एक चुंबक लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, और तुमको अच्छी तरह मालूम है कि आवेश भी आवेश को आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करते हैं। प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करता है? आकर्षित करता है। और धारा कैसे बहता है ये बताओ? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तभी ना करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जब बहेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो धारा बहेगा। तो यहाँ से कोई भी आदमी अगर इतना कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है तो जरूर वो अंदाजा लगा लेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। बिना तार का करंट बह कैसे सकता है? तो आप भी सोचिए, और क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से करंट फ्लो होने लगा बिना तार का? ऐसा क्या हुआ? पराबैंगनी किरण हमने बारा, और बारते ही यहाँ करंट फ्लो होना, ये कांटा दिखाने लगा यहाँ करंट। अगर सोचो तुम लिनार्ड की जगह पर तुम होते तो क्या कहते इस एक्सपेरिमेंट में? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? सोचो, पढ़ने आए हो, लिख करके जाने नहीं आए हो, समझने आए हो, सोचने आए हो, सोच के बताओ। हम रहते तो जरूर बता देते। अब तुम लोग क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि अभी तक जितना समझाए हो कोई सुना ही नहीं। ठीक है, जो सुना होगा वो बता सकता है। देखो यहाँ पर, अब हम ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ गए कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो पराबैंगनी किरण है इसके पास भरपूर ऊर्जा है, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला कि वायलेट से ये थोड़ा बड़ा होता है, अलग होता है, अल्ट्रा होता है। ठीक है, इसके पास एनर्जी अधिक होती है। अब ये इतनी ज्यादा एनर्जी अगर यहाँ पे आ रही है तो एनर्जी किसको मिलेगा? यहाँ जो कैथोड है, वो कैथोड क्या है? वो भी धातु है, और धातु में पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन,
और धातु में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन करते रहते हैं, और जब वो मोशन करते रहते हैं तो आपको बहुत पहले पता चल गया होगा कि अगर कोई परमाणु है और उस परमाणु के बाहर, जैसे ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया, तो इसके बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। धातु के अंदर, धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो धातु कैसा, वो धातु ही नहीं है। धातु होने का मतलब उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। वो कोई कक्षा में नहीं घूमता, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर जिग जैग मोशन करते रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनको जब एनर्जी मिल जाती है ना, तो आप ही सोचिए, जब किसी भी वस्तु को अगर एनर्जी मिल जाए, और एनर्जी मिलने का सीधा मतलब होता है, जैसे हम एक ऐसे ही ठेठ एग्जांपल आपको देते हैं, अगर कोई चीज को हिट करोगे, गर्म करोगे, तो उसमें गति आएगा या वो विराम में हो जाएगा, गति में आएगा। आप नॉर्मल देख लीजिए, एक एग्जांपल कि एक गिलास पानी ठंडा ले लीजिए और एक गिलास गर्म पानी ले लीजिए, और दोनों में आप रंग घोलिए, किसमें जल्दी घुलेगा? क्योंकि गर्म पानी में इसलिए घुल जाएगा क्योंकि गर्म पानी के कणों में इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है कि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, वो इधर उधर कंपन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल एनर्जी पा करके, है ना, उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? गतिज ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें कंपन कर भी रहे हैं, इधर उधर घूम भी रहे हैं, और इनको कहीं से भी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी आ भी जाएगा तो आ जाने के बाद ये अपनी एनर्जी को छोड़ना चाहेंगे, और ये तभी हो सकता है जब ये अपने लोकेशन को छोड़ दे, त्याग कर दे, क्योंकि यहां से कोई एनर्जी ले करके दूर भागेगा, और भागना ही है क्योंकि इसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। बात बुझाया? तो अब बताइए कि यहाँ पर जो परावैंगनी किरण आ रही है, हाँ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप केवल यहाँ पे ऊर्जा दे रहे हैं परावैंगनी से। यहाँ पे समझिए, यहाँ पर अगर आप लाइट दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो प्रकाश के पास भी ऊर्जा है, और वो जैसे ही इस पर पड़ेगा तो कैथोड में पाए जाने वाले फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगे, और यहाँ से ये आउट हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे, हाई पोटेंशियल लगाए हुए हैं इधर, इधर बहुत ही हाई पोटेंशियल लगा हुआ है, और ये हाई पोटेंशियल इतना भी जोर खींचेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो जाएगा, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो करंट बहता है। यही इंटरेस्टिंग चीज थी, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। बहुत बड़ी खोज का मतलब हुआ, अब देखो आइंस्टीन इस पर रिसर्च करने लगा। आइंस्टीन इस पर जब रिसर्च करने लगा तो उसे पता चला कि परावैंगनी की क्या जरूरत है, लाइट भी दे सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला। अब तुमसे हम बोले कि लाइट में भी अलग अलग कलर होता है, रेड कलर का दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तुमको कहे कि सोलर लगा दो और उस पर रेड कलर बार दो, करंट नहीं बहेगा। वही वायलेट कलर बार दो, हाई फ्रीक्वेंसी है, वो करंट बहाना लेगा। अगर आप घर पर सोलर लगाते हैं, सोलर पर सफेद प्रकाश की किरण आती है, श्वेत प्रकाश की किरण, आपको क्या लगता है कि श्वेत प्रकाश से आपका घर में करंट आता है? नहीं, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी 7 गो रंग छिपा हुआ है, उसमें से 7 रंग में आपका कौन है? बैगनी है। और भी कोई एक कलर, एक सीमा होता है, बॉर्डर होता है कि हाँ एकरा नीचे जाएंगे ना तो नहीं बहेगा। जहां नहीं बहता है उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देहली आवृत्ति, परीक्षा पूछता भी है कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, या देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जहां के बाद करंट बहना शुरू है, नहीं माने इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाए। अब यहीं से आप समझिए, जब आइंस्टीन ने रिसर्च किया, परावैंगनी के छोड़ के यहाँ पर प्रकाश को डाला, प्रकाश को डालने से भी यहाँ से क्या निकल गए थे? इलेक्ट्रॉन। अब प्रकाश को डालने से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम कुछ अलग रखा गया, है ना, इसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया, प्रकाश। या आप इसे फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में फोटो भी बोला जाता है, लाइट के अलावा। यहाँ पे प्रकाश का एक नया नाम मिला, फोटो। समझ में आया? तो इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु से निकलता है प्रकाश की वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात समझना, फोटो इलेक्ट्रॉन में का फोटो देख रहे हो ना,
इलेक्ट्रॉन में का लास्ट वाला ON देख रहे हो, इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा? फोटोन। ये मत समझना कि इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन बोला जा रहा है। फोटोन किसको कहा गया, इस चीज को समझो। जिसने भी निकाला, एक बात समझना, एक आदमी खड़ा है और वहां पर कोई और आदमी खड़ा होना चाहता है, आदमी आदमी को धकेलेगा तभी जाकर के वहां पर से कोई हट सकता है। समझ में आया? यानी कि जिसमें द्रव्यमान हो, एक द्रव्यमान ही दूसरे द्रव्यमान को हटा सकता है। किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है, वजन है, तो वो धक्का दे सकता है। हम कहें कि तुम पर लाइट मार देंगे तो तुम गिर जाओगे क्या? नहीं गिरोगे। लाइट क्या की कि इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दी। अगर इलेक्ट्रॉन को हटा दे रही है तो इसका मतलब लाइट एक छोटा पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो पार्टिकल है, इसमें द्रव्यमान होगा। अगर इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है तो जो चीज इसको निकाल रहा है उसमें भी द्रव्यमान होगा। आइंस्टीन ने सोचा यार इसका कुछ नाम रख देते हैं, जो निकाल रहा है ना उसका नाम रख देते हैं, और उसी का नाम क्या पड़ गया? फोटोन। अब लाइट में कॉन्सेप्ट ये आ गया कि लाइट जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। AK-47 से जैसे गन निकलता है वैसे ही बल्ब से फोटोन निकलता है। बात समझ में आया? इसको इसी तरह से समझ सकते हो। अगर कोई बंदूक चला रहा है तो उसमें लगातार बंदूक से गोली निकल रही है ना जी, वैसे ही जब कोई बल्ब जलता है तो उसमें से बहुत सारे फोटोन निकलते हैं, और वो फोटोन बंडल के रूप में निकलते हैं। फोटोन मतलब क्या? बंडल, एक पैकेट, एनर्जी का पैकेट, और वो एनर्जी का पैकेट जाके फूट जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन गर्म हो जा रहा है और बाहर निकल जा रहा है। समझ में आया? तो ये एनर्जी जितनी लग रही है ना निकालने में, इसका एक अलग नाम रखा गया, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब समझो, एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन पे फूटा, इलेक्ट्रॉन गर्म हुआ, निकला, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलने में लगा उस एनर्जी को कार्यफलन कहा जाता है। एक एक बात सुनना, हम तुमको बहुत सारा बात बताए, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बताया, दहली आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य में बताया, दहली तरंग दैर्घ्य। अभी तुमको वर्क फंक्शन बता रहे हैं कि फोटोन की उतनी ऊर्जा, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। और अब ये कंफर्म हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन जैसा ही कोई पार्टिकल चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज कि अब इस सवाल का जवाब देना जरूरी था कि जब उसमें द्रव्यमान है, प्रकाश में, प्रकाश के कणों में द्रव्यमान है, फोटोन जो है वो आगे जाएगा तो किसी वस्तु में से पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो भाई उसका द्रव्यमान है कितना? तो जवाब ये है कि जब फोटोन रुकता है, जब फोटोन रुकता है तो उसका मास 0 हो जाता है। अगर कोई फोटोन रुकता है इसलिए उसका मास 0 हो जाता है। इसको कैसे समझना चाहिए? तो इसको ऐसे समझिए कि आप पे लाइट बारा गया, मतलब आप पर बंदूक चलाया गया। किस चीज का? फोटोन का। पर आप मरे नहीं। अगर फोटोन में बहुत ज्यादा गति है, इससे ज्यादा गति किसी चीज में नहीं होता, लाइट के स्पीड के बराबर फोटोन होता है, 3 गुना 10 के पावर 8। इतना स्पीड से तुमको अगर गोली लगेगा तुम बचोगे, चिथड़ा उड़ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि ये जब किसी के शरीर में सटता है, किसी पार्टिकल में सटता है तो गायब हो जाता है। ये वो अपनी एनर्जी को दे देता है, यानी कि उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? 0। तो एग्जाम में पूछता भी है कि विराम फोटोन का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब 0 होना ही चाहिए। अगर विराम में होगा तो 0 होना चाहिए, क्योंकि जब फोटोन आपके शरीर से टकराएगा 0 नहीं होगा तब क्या होगा? चोट लगेगी, खत्म आदमी। समझ में आया? अभी आगे समझिए कि ये तो लिनार्ड का, हॉलबॉक्स का, इसके बाद और भी साइंटिस्ट, सबसे पहले तो हर्ट्ज जी ने ये किया था। हर्ट्ज पहली बार, लिनार्ड किए, हॉलबॉक्स के साथ में मिल करके किए, मिलिकन किए, सब लोग इस चीज पर भिड़े हुए थे। क्रांतिकारी बदलाव हो रहा था। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया था कि लाइट है क्या, लाइट क्या है, कोई नहीं बता पाया, और आज तक कोई नहीं बता पाया, कोई बता ही नहीं सका कि लाइट है क्या। तो हम लोगों ने, क्योंकि देखो अगर हम लाइट को फोटोन यानी कि कण मान ले रहे हैं, तो कोई भी आदमी
इंटरफेरेंस को नहीं बता सकता कि इंटरफेरेंस कैसे होता है, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस समझाना है तो लाइट को क्या मानना पड़ेगा, वेव, क्योंकि वो फोटोन के हिसाब से नहीं होगा, आप नहीं बता सकते उसमें क्रेस्ट ट्रफ कहां से आ जाएगा। अगर हम फोटोन नहीं मानते हैं, पार्टिकल नहीं मानते हैं लाइट को, तो फिर हम सोलर से धारा जैसे बन रहा है, हम लोग के घर में अगर सोलर लगा हुआ है उससे करंट आ रहा है, वो कैसे आ रहा है इसको नहीं समझ सकते। तो इसीलिए लाइट के कितने नेचर, दो नेचर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कितने नेचर, दो। जब हमको जैसी जरूरत होता है उस हिसाब से हम मान के चलते हैं, क्योंकि आज तक कोई नहीं बताया कि लाइट है क्या। ठीक है, जब मन करता है व्यतिकरण समझाने के लिए तो हम उसको तरंग समझ लेते हैं कि लाइट तरंग, और जब कभी हमको मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना होता है तो उस समय हम ये मान लेते हैं कि लाइट क्या है, कौन है। बोलिए, ये बात समझ में आ गया, सब लोगों को क्लियर हो गया। अब एक एक करके सारी बातों को नोट करते जाइए। सबसे पहला चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 2 मार्क्स के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब धातु के किसी सतह पर, जब धातु के किसी सतह पर जब धातु के किसी सतह पर विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना है फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हो गया। आप इसमें एक फिगर दिखा सकते हैं, जैसे कि ये धातु का एक प्लेट हो गया, धातु का प्लेट, और इसमें बहुत सारे एटम को दिखा सकते हैं आप, और बहुत सारे एटम का ये नाभि हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप दिखा सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आप दिखा सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी का ये जो है यहाँ से ऐसे यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ से जो चीज निकल रही है, आउट हो रही है, उसको आप दिखा सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट हुई है, इसी को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? ना बुझाया? अरे वाह, जब बियाह हो जाए ना ओकरा बाद बनाइए, सुअर कहीं का।
अभी वो समझ में ना रहे कि का करे के बा। अब जब बियाह करे जाई तो पंडित जी बोले कि ऐसे कर, तब करेगा। एक तरह से देखा जाओ ना तो तोहनी के वही ला पढ़ते वाला सब बियाह ला, ये कौन से काम हमारे बियाह हो जाओ। आए हाँ, कम से कम कहे ना इंटर में आईएससी कैले बानी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, आ नहीं तो कहीं अगर गड़बड़ा जाएगा तो बोलेगा इंटरमीडिएट ऑफ सोशल साइंस। हाँ हाँ, कहे के मतलब आके फुल फॉर्म दूसरे बोल देगा। फुल फॉर्म कभी कभी हम, अब तुम लोग को तो फुल फॉर्म बुझाता है, हमको इसीलिए मैं पूरा शुद्ध इंग्लिश नहीं बोल पाता। फुल फॉर्म, अब फुल फॉर्म ही बोले तो कितना लोग फुल फॉर्म समझ लेगा, फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। हो गया। दहेज तो ना मिलता सके, बहुत दिक्कत है। देखिए इस तरह की बातें जो है आप हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ओ हेलो, ये हो गया। अब आपको इसमें दो चीज, एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जानना है, वो लिखिए, लिखिए थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका मतलब होगा देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। खूब गच बांध सके चल, ठीक है कहला हम। आ कब बियाह के बात हो तो सपना देखे लगे हम सब, यारे हमरो नु होई बियाह, ठीक है बा। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, हो गया, ये हो गया। लिखो विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग, वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग, वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिसके धातु पर आपतित होने से, 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 जिसके धातु पर आपतित होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, 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 तो उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, तो उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, जिसे न्यू नॉट या एफ नॉट से व्यक्त करते हैं। जिसे नहीं बुझाता है उसे तो भी नॉट ही पढ़ेगा, इसलिए देख लेना भाई, भी न्यू नॉट या एफ नॉट, न्यू बोलने है, अरे न्यू, न्यू नॉट या एफ नॉट से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब सुनो, तांबा लोहा में बरियार कौन? देखा है तुर के, हाँ दो गो देंगे, एगो तांबा के तार देंगे, एगो लोहा के तार, कौन तुर देगा?
अरे कहो ना कि दोनों में से कौनो ना टूटी, तोड़ देगा दोनों में से कौनो। वाह, हाथ से तोड़ना है, हाथ से धागा खींच के तोड़ देगा, मोड़ नु देगा, मोड़ने वाला तो कौनो मोड़ देगा, तोड़ देगा मोड़ के। वाह, बढ़िया वाला सले। देख सुनो, नालायक कहीं का। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा धातु है। जो ज्यादा धातु बरियार होगा उसमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी लगेगा, लो फ्रीक्वेंसी लगेगा। अब एक एग्जांपल समझो, सुनो अब ध्यान से। मान के चलो कि एक धातु का हमारे पास टुकड़ा है, ठीक है। अब इस टी शर्ट खरीद ली है। देखो मैं ये बोल रहा था कि अगर ये ठीक है, इस पर हमने क्या किया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसके नाभिक है। हमने इस पर क्या किया, रेड कलर का लाइट बरा, रेड कलर का लाइट आया इस पर। यहाँ समझना बढ़िया से, कई गो किरण है, एगो। रेड कलर के लाइट को बारने से क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो एगो और उपाय सोचे, फिर एगो और बात में, तो एगो और लाइट के किरण भेजे रेड कलर का इसी पर, फिर भी नहीं निकला। फिर सोचे कि और भी लाइट बार दें, बहुत सारा लाइट हमने रेड कलर का बार दिया। तो तुम हमको खाली इतना बता दो कि हम क्या बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं या इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं? क्या बढ़ा रहे हैं? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। वाह बहादुर वाह, क्या बात है। ना तो फ्रीक्वेंसी भी बोले हैं आप लोग। लाइट में अगर आप, हम ही बोल रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होता है। ओ मुझे अभी समझ में आया, तुम लोग को तो इंग्लिश बुझाता ही नहीं है। अरे जा, हम तो भुला गए थे। एक लड़का को बोलते कि जाके एप्पल लेके आओ, तो वो चप्पल लेके आ गया। वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, अभी इंग्लिश में बात नहीं होगा, अंग्रेजी में बात होगा, मतलब हिंदी में। तीव्रता और आवृत्ति, तीव्रता और आवृत्ति में कौन बढ़ रहा है? आवृत्ति बढ़ रहा है। वाह, पहले भी वही हाल था, अभी भी वही हाल है, आवृत्ति बढ़। एक बात बताओ, तीव्रता का मतलब क्या होता है? लाइट कम बेसी होना। हम एगो टॉर्च लिए लाइट माने रेड कलर का, लाल रंग का, और किसी के चेहरा पर बार दिए, तो उसका चेहरा पहले खूब अच्छा नहीं दिख रहा था, बहुत बेकार दिख रहा था, ठीक है। फिर हमने दूसरा लाल कलर का टॉर्च लिया, फिर उस पर बार दिया था, और तनी दमकदार हो गया। 3 गो टॉर्च बार दिए लाल कलर का, तो एकदम पूरा लाल दिखने लगा। समझ में आया? तो ये बताओ, लाइट जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या बढ़ा? तीव्रता बढ़ा। जब कहीं पे एक ही कलर का लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि उसमें तीव्रता बढ़ी। समझ में आया? ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा नो। तो देखो यहाँ समझो, अभी समझाए हैं, ये देखो फ्रीक्वेंसी, हम बोले ना कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वॉयलेट का है। अगर फ्रीक्वेंसी वॉयलेट अगर होगा और बढ़ाएगा तो वो अल्ट्रा वॉयलेट हो जाएगा। अगर तुम रेड कलर का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो वो ऑरेंज हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो येलो हो जाएगा। तो इसका मतलब याद रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब क्या चेंज? कलर चेंज। अगर हम कलर चेंज कर रहे हैं तो मतलब क्या चेंज कर रहे हैं? याद रखना। तो एग्जाम में ये पूछता है कि कलर, रंग निर्भर करता है, ऑप्शन ए आवृत्ति पर, तरंग दैर्घ्य पर, और ऑप्शन सी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों पर, और ऑप्शन डी पता नहीं। आंसर किस चीज पर कि दोनों पर? आवृत्ति पर, दोनों देख रहे हैं, एगो खाली आवृत्ति, समझा?
अभी बताओ, रेड कलर है, रेड कलर है, तो रेड कलर का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो रेड कलर का मतलब, अब सुनो, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तुम लोग खाली समझेगा तब न। देखो रेड कलर का हम 4-5 गो खींच रहे हैं वेव, मान के चलो कि है हाइगेंस के हिसाब से ये रेड कलर का ये वेव है, ठीक है। दोनों में फर्क बताओ सर, क्या फर्क है? वाह, अलबत बोला सर, ऊपर वाला का ज्यादा है, नीचे वाले का कम है। अरे काफी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी। वाह, माने कब से पढ़ रहे हो मेरे पास? कल ही से? तुम लोग को ये नहीं पता चला कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नालायक कहीं का। सुनो, फ्रीक्वेंसी देखो, वाह, जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारे कोचिंग के विद्यार्थी कितने बहादुर हैं, कितना टैलेंटेड है। अगर इंडिया में कोई तुम जैसा हो मतलब, तो वो समझ जाएगा वो हमारे लेखा बान सर चला जाएगा। हम तो समझते हैं कि हम ही सबसे बेकार बने, लेकिन यहू से बेकार इंसान हो सकता है बहुत। आइए देखिए बाबू लोग, हम कहें कि ये जो देख रहे हो ना, इतना सारा कंपन 1 सेकंड में हुआ है, और यहाँ कंपन जो है 1 बार, चलो ये 2 बार कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो कंपन हुआ है 1 सेकंड में कितना, 1 2 ले 2 बार ले 1 और 2, यहाँ 1 सेकंड में कंपन 2 बार से ज्यादा है कि, तो हम ये बोलेंगे कि जिसमें कंपन ज्यादा हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। समझ में आया? तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, समझ में आया? इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? आप बुझाया, गुड। अच्छा, मुंह में से खराब मत निकल रहा है, सवेरे सवेरे के टाइम है, बेशरम कहीं। सुनो, देखो भाई, अब भाई देखा सा, भाई जो देख रहा है ऊपर वाला, जो चौड़ाई देख रहा है तरंग का, इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। समझ में आया? हाँ, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बताना है कि इसमें कौन ज्यादा है। ऊपर वाला काफी ज्यादा है, नालायक कहेगा। देखो ये जितना ऊपर यहाँ पे है उतना ही लगभग ये भी है, ठीक है। तो में 1 इंची मिला है कि आके नाप के देख ली का है कि कितना कौन ज्यादा है। अरे अंदाज बराबर है कि नहीं? तो तरंग दैर्घ्य क्या है? बराबर है, और आवृत्ति भी, दोनों चीज बराबर है, फिर भी कुछ तो फर्क है, कुछ तो फर्क है ना। अब वो फर्क क्या है? वो है हाइट का, हाइट का फर्क है। इस जो हाइट देख रहे हो इसका एक नया नाम है आयाम, एम्पलीट्यूड। ये जो है इसमें आप देखिए, इसमें ये कम है और इसमें ये क्या है, ज्यादा। अब इसके वजह से क्या होता है समझो, इन दोनों के फर्क को समझो। दोनों तो रेड कलर ही है, लेकिन दोनों में फर्क बस इतना है कि जिसमें आयाम ज्यादा होगा वो ज्यादा लाइट करेगा, डार्कनेस लाल का ही रहेगा। समझ में आया? ज्यादा लाइट करना, कम लाइट करना, लेकिन लाले कलर होना। तो लाल कलर भी बहुत ज्यादा डार्क रहे वो, तो उसका क्या चीज ज्यादा हो गया, आयाम ज्यादा हो गया। आयाम कम होगा तो लाल कलर होगा, लेकिन वो थोड़ा कम लाइट करेगा, तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो तीव्रता बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए, आयाम बढ़ाना चाहिए, एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहिए। बोलिए क्लियर हो गया? अभी सर आए हुए हैं, आप लोगों से कुछ बात करेंगे, समझ लीजिए, ठीक है। आइए सर, आ जाइए। पूरा ठीक है, चल। हाँ बोल दीजिए सर।